हेलो स्टूडेंट्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है बीएससी नर्सिंग क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में, यानी स्वतः जनन सिद्धांत के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और इसमें दो टर्म्स हमारे सामने निकल के आती हैं। एक आता है हमारे सामने एबायोजेनेसिस और दूसरा आता है बायोजेनेसिस। इनके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे सिद्धांत बताए लोगों ने कि जब जीवों की उत्पत्ति होती है तो वो किसी निर्जीव चीज से उत्पत्ति होती है जीवों की। ठीक है। यानी कि जब जीवों के बारे में अध्ययन करना स्टार्ट किया गया तो वहां पर लोगों ने पूछा कि भाई ये जो लाइफ है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है। तो लोगों ने बताया कि निर्जीव वस्तुओं से ही सजीव वस्तुओं का निर्माण हुआ है, यानी सजीव वस्तुओं की उत्पत्ति हुई है। इसे ही अपन कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यानी कि निर्जीव वस्तुएं हैं वो खुद से ही सजीव वस्तुओं की उत्पत्ति करती हैं। और इसी आधार पर एबायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस के बारे में ये जो दो टर्म्स हैं इनके बारे में कुछ चर्चा में ये विषय आए। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो भ्रांति आई वो सबसे पहले ये आई कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं यानी मिट्टी के जो कण होते हैं उनसे एक मधुमक्खी या फिर किसी फ्लाई का निर्माण होता है। तो एक तरीके से जो डस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है, निर्जीव वस्तु होती है। ठीक है, यानी नॉन लिविंग थिंग्स होती है। और इससे एक फोविया द फ्लेयर यानी कि एक फ्लाई, किसी भी प्रकार की फ्लाई का निर्माण हो जाता है। जबकि फ्लाई कैसी है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो नॉन लिविंग से लिविंग का फॉर्मेशन होता है, इसको ही अपन क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहते हैं या फिर एबायोजेनेसिस कहते हैं। चलिए अब देखें, जब भी हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की तो वहां पर एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक का नाम बड़े चर्चा में रहता है या फिर स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक ने सूक्ष्मदर्शी की खोज की, यानी अब इन्होंने खुद ने सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया। इसीलिए हम इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो ल्यूमेनहॉक ने कई सारे लेंसों को जोड़कर आपस में लेंस जोड़े, उसके बाद इन्होंने बैक्टीरिया कलेक्ट करे, पानी से कुछ बैक्टीरिया उठाए, फीसस से कुछ बैक्टीरिया उठाए, डेंटल की स्क्रैप्स यानी कि दांतों के ऊपर जो मैल जमी है उससे कुछ बैक्टीरिया उठाए, कुछ बैक्टीरिया इन्होंने मिट्टी से उठाए। और उसके बाद इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर उनको देखा और इन छोटे जीवों को इन्होंने एक विशेष नाम दिया जिसे अपन कहते हैं एनिमल क्यूल्स। जो बड़े जीव होते हैं उन्हें अपन एनिमल्स कहते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म जीव थे इसलिए इन्होंने एक अलग नाम दे दिया एनिमल क्यूल्स। ठीक है। इसीलिए लीवन को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो ये एंटोनी वन लीवन का एक योगदान था किसके अंदर, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। चलिए अब अपन थ्योरी की तरफ आते हैं। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है स्वतः जनन का सिद्धांत। ये जो स्वतः जनन का सिद्धांत है ये काफी लंबे टाइम से चला आ रहा है। जब अरिस्टोटल थे, जिनको अपन फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले इसको हवा दी और उन्होंने सबसे पहले बताया कि लिविंग बींग्स आर अराइज फ्रॉम सोइल, यानी कि मिट्टी से या फिर हम कहें मिट्टी के कणों से किसका निर्माण होता है, जीवों का निर्माण होता है। सबसे पहले उन्होंने इसके बारे में बात की। उसके बाद जो पवित्र ग्रंथ है क्रिश्चियंस का बाइबल, उसमें भी लिखा हुआ है हनी बीज अराइज फ्रॉम हनी, यानी कि जो शहद होता है उस शहद से ही किसका निर्माण होता है, मधुमक्खी का निर्माण होता है। ठीक है, ये किसके अंदर लिखा हुआ है, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। फिर धीरे धीरे ये बात आगे चली तो लोग मानने लगे इन चीजों को। तो लोगों ने क्या माना कि जो फ्लाई लार्वा होते हैं यानी मधुमक्खी के या फिर मक्खी के जो लार्वा होते हैं जिन्हें मैगेट्स कहते हैं, वो किससे प्रोड्यूस होते हैं, मीट से प्रोड्यूस होते हैं। अगर उनको प्रॉपर टेम्परेचर दे दिया जाए यानी हीट दे दी जाए और उन्हें वायु यानी कि एयर दे दी जाए तो मीट से क्या बन सकते हैं, मैगेट्स बन सकते हैं, यानी मक्खी के लार्वा बन सकते हैं। ये लोग इस बात को मानने लगे। तो देखिए जो मीट है वो क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग्स से क्या बन रही है, लिविंग थिंग्स बन रही है। इसे अपन कहते हैं स्वतः जनन सिद्धांत या फिर एबायोजेनेसिस। अगर उनको प्रॉपर हीट दे दी जाए, प्रॉपर उनको एयर दे दी जाए तो नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स बन सकती हैं। ठीक है। तो इसी बात को बढ़ा के बताया गया कि दैट इज यानी अर्थात लिविंग थिंग्स अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। इसे ही अपन कहते हैं एबायोजेनेसिस। ठीक है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन की ये थ्योरी थी। लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी तो लोगों ने इस पे सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। ठीक है। अब सबसे पहले एक्सपेरिमेंट की बारी आई तो जॉन नीडम का एक्सपेरिमेंट सबसे टॉप पे आता है और इन्होंने सबसे पहले इस बात को हवा दी कि हाँ जी, नॉन लिविंग थिंग्स से ही लिविंग थिंग्स का निर्माण होता है। कैसे होता है देखिए, इन्होंने सबसे पहले ब्रोथ लिया। ब्रोथ का मतलब होता है मांस का सूप। ठीक है। उसको इन्होंने एक फ्लास्क के अंदर गर्म किया, हीट दिया, उसे गर्म किया और गर्म करने के बाद उस फ्लास्क को ओपन ही छोड़ दिया। ठीक है। फ्लास्क को ओपन छोड़ने के बाद कुछ टाइम इन्होंने वेट किया और वेट करने के बाद इन्होंने क्या देखा कि माइक्रोबियल ग्रोथ वहां पर हो चुकी थी, यानी कि उस जो सूप है उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया पनप चुके थे, बैक्टीरिया की वृद्धि हो चुकी थी। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद ये कह दिया कि देखिए सर, निर्जीवों से क्या बताया इन्होंने, निर्जीवों से और क्या हो गई, सजीवों की उत्पत्ति हो गई। ठीक है। निर्जीव क्या था, जो ब्रोथ था वो एक निर्जीव था। ठीक है। और इन्होंने क्या बताया कि माइक्रोबियल ग्रोथ यानी कि माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है वो बन चुके हैं, तो निर्जीवों से सजीवों की उत्पत्ति हो चुकी है।
ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये घोषणा कर दी। लेकिन जब कोई आदमी काम करता है तो उसके अपोजिट लोग खड़े हो जाते हैं। तो इसके बाद लोगों ने इसकी गहराई तक जांच करना स्टार्ट किया। तो एक दूसरे साइंटिस्ट आए, फेरेस्को रेड्डी। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को देखा, तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी करके देखता हूँ एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या किया, 2 या 3 कंटेनर लिए। ठीक है, 3 कंटेनर लेने के बाद एक कंटेनर के अंदर इन्होंने ओपन कंटेनर रखा और उसके अंदर उन्होंने मांस के टुकड़े को रख दिया। ठीक है, ओपन था कंटेनर। तो उसमें उन्होंने क्या देखा, फॉर्मेशन ऑफ मैगेट्स इन मीट, यानी मीट के अंदर जो मक्खी के लार्वा हैं वो उत्पन्न हो चुके थे, मैगेट्स उसके अंदर बन चुके थे। दूसरे नंबर के फ्लास्क को इन्होंने क्या किया, कॉर्क से टाइटली सील्ड कर दिया, और इतना सील कर दिया कि उसके अंदर एयर भी नहीं जा सकती थी। ठीक है, और इसके बाद कॉर्क सील कंटेनर के अंदर इन्होंने क्या देखा कि नो फॉर्मेशन ऑफ मैगेट्स इन मीट, यानी कि मीट के अंदर किसी भी प्रकार के मैगेट्स का निर्माण नहीं हुआ, यानी कि मीट बिल्कुल सेफ था। अब दोनों फ्लास्क के एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने क्या किया कि एक तीसरा रास्ता निकाला, और तीसरे कंटेनर के अंदर इन्होंने इस कंटेनर को कपड़े से कवर कर दिया। ठीक है, जिस कपड़े से कवर करने के बाद उसमें से एयर तो पास हो सकती थी, लेकिन और कोई चीज उसमें से पास नहीं हो सकती थी। और नो फॉर्मेशन ऑफ मैगेट्स इन द मीट, यानी मीट के अंदर मैगेट्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो फिर इन्होंने क्या बताया कि देखिए, मैंने कपड़े से कवर किया तो उसमें से मैंने एयर को तो अंदर आने दिया, बाकी की कोई भी चीज अंदर नहीं आ सकी। तो एयर जब अंदर आ सकती है तो बाहर भी जा सकती है, तो मीट की जो स्मेल थी वो बाहर गई, और बाहर जाने के बाद जो मक्खियां होती हैं वो मक्खियां उस मीट की तरफ आकर्षित हुई, आकर्षित होने के बाद उस कपड़े पर आकर बैठी, वहां इन्होंने अपने अंडे दिया, अंडे देने के बाद वहां पर किसका फॉर्मेशन हो गया, मैगेट्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अगर आप जो बता रहे हो जॉन नीडम, जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने बताया कि नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स बनती हैं, तो इस आधार पर जो मांस का टुकड़ा है इस पर भी मैगेट्स का निर्माण हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो मैगेट्स हैं उनका फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इस तरीके से फेरेस्को रेड्डी एक्सपेरिमेंट ने इस चीज को नकार दिया। ठीक है, इसके बाद इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और स्प्लेंजानी एक्सपेरिमेंट आया हमारे सामने। स्प्लेंजानी एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन्होंने क्या किया, दो फ्लास्क लिए। ठीक है, फ्लास्क ए और फ्लास्क बी। दो फ्लास्क में इन्होंने क्या किया, जो ए फ्लास्क था उसको पूरी तरीके से गर्म किया। उसका जो ब्रोथ था, ब्रोथ क्या होता है, मांस का सूप होता है, उस मीट के सूप को इन्होंने पूरी तरीके से गर्म कर दिया ए फ्लास्क के अंदर। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर इन्होंने क्या किया, उसको गर्म कर दिया। दूसरे फ्लास्क पर इन्होंने क्या किया, लो टेम्परेचर रखा, यानी कि थोड़ा कम गर्म किया उस ब्रोथ को। ठीक है, और कम गर्म करने के बाद उसको थोड़ा सील ढंग से नहीं किया। ठीक है, लूज रख दी उस सील को थोड़ा सा, और यहाँ पर सील कैसी थी, उसकी सील कैसी रखी, टाइट रखी। ठीक है, तो ए फ्लास्क था उसकी टेम्परेचर हाई था और सील कैसी थी, टाइट थी। वहीं बी जो फ्लास्क था उसका लो टेम्परेचर था और सील कैसा था, लूज था। तो इन्होंने क्या देखा, कुछ टाइम इन्होंने वेट किया, और वेट करने के बाद इन्होंने क्या देखा कि जो ए फ्लास्क था, ए फ्लास्क के अंदर किसी भी प्रकार की सेल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। वहीं जो बी फ्लास्क था, उस बी फ्लास्क के अंदर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, और सेल्स का फॉर्मेशन होने के बाद उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या बताया कि देखिए, हाई टेम्परेचर रखा हमने और सील को टाइट किया, यहाँ पर एयर नहीं आ सकती थी, तो वहां पर किसी भी प्रकार की सेल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। और जब हमने लो टेम्परेचर रखा और सील को थोड़ा सा लूज रखा, कॉर्क को थोड़ा सा लूज रखा, तो वहां पर एयर आ गई, और आने के साथ कुछ बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, और वहां पर उन्होंने अपनी ग्रोथ कर ली। अब स्प्लेन्जानी के एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद दोबारा जॉन नीडम आए। जॉन नीडम ने क्या बताया कि सर, आपने जब उन्हें हीट दी, यानी कि जब उन्हें गर्म किया, तो जो वेजिटेटिव फोर्स होता है ऑर्गेनिज्म या फिर जो नॉन लिविंग थिंग्स है, उसके अंदर एक वेजिटेटिव फोर्स पाया जाता है, उस फोर्स को आपने खत्म कर दिया टेम्परेचर के द्वारा, जिस वजह से वहां पर किसी भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं हो सका। तो जॉन नीडम ने इसकी सिफारिश करी, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट था उसके बाद लोगों ने मना कर दिया। अब कई सारे एक्सपेरिमेंट हो गए, लेकिन लास्ट में आया आपका लुइस पास्चर। ठीक है, लुइस पास्चर का नाम भी माइक्रोबायोलॉजी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन्होंने भी एक टेस्ट किया, यानी कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में एक्सपेरिमेंट किया कि सब कर रहे हैं तो हम भी ये करके देखते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया कि सब बातों को ध्यान में रखते हुए अलग ही प्रकार का फ्लास्क लिया। ठीक है, और फ्लास्क कैसा लिया कि उसकी जो नेक थी वो एस शेप्ड ली। ठीक है, थोड़ी सी कर्व्ड नेक ली इन्होंने फ्लास्क की। अब इसके बाद इन्होंने ब्रोथ को बॉइल किया। बॉइल करने के बाद इन्होंने इसको खुला छोड़ दिया, कोई कॉर्क वॉर्क इन्होंने नहीं लगाई, और इस कर्व्ड नेक वाले फ्लास्क को इन्होंने खुला छोड़ दिया। अब खुला छोड़ने के बाद इन्होंने क्या देखा कि जो ग्रोथ था वो बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री था, यानी उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हुई। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या देखा, जो एस शेप की जो फ्लास्क थी उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है, यानी ये जो गड्ढा है, यहाँ पर आकर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर हम कहें माइक्रोब्स आकर इकट्ठे हो गए। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, उस कर्व्ड वाली जो नेक है उसको तोड़ दिया। ठीक है, उस फ्लास्क को यहाँ से खत्म कर दिया और एक नॉर्मल फ्लास्क बना दिया, और उसके अंदर इन्होंने क्या किया, उस जो ब्रोथ था उसको गर्म किया और इसे खुला छोड़ दिया। तो इन्होंने क्या देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो चुकी थी ब्रोथ के अंदर। अब जब ये सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, तो इन्होंने एज अ रिजल्ट क्या बताया कि जब आप इसे ओपन छोड़ोगे, यानी कि एयर यदि आ गई अंदर,
तो एयर के साथ कुछ माइक्रोब्स आएंगे, ठीक है, और वो माइक्रोब्स क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, और ग्रोथ करने के बाद उनसे ही लिविंग थिंग्स का फॉर्मेशन होगा। यानी नॉन लिविंग थिंग से कभी भी लिविंग थिंग्स नहीं बन सकती। इसे इन्होंने क्या बताया, बायोजेनेसिस की फॉर्मेशन दी। तो ए बायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग्स का बनना, ठीक है। और बायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, लिविंग थिंग्स से ही लिविंग थिंग्स का निर्माण होगा, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले एयर के थ्रू आएंगे अंदर, और उसके बाद ही नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा। तो जो लुई पास्चर का एक्सपेरिमेंट है वो एक अलग तरीके के फ्लास्क के द्वारा इन्होंने बताया, और माइक्रोब्स आकर कहाँ पर ट्रैप हो गए, इस फ्लास्क की डंडी के अंदर ट्रैप हो गए, इस नली के अंदर ट्रैप हो गए। तो ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन के कुछ एक्सपेरिमेंट थे। तो इसके बाद इन्होंने मना कर दिया कि भाई किसी भी प्रकार की जो ए बायोजेनेसिस है वो नहीं पाया जाता, लिविंग थिंग्स से ही लिविंग थिंग्स का निर्माण हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स का निर्माण नहीं हो सकता। इसे अपन क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी मानते हैं। इसके बाद एक नया एक्सपेरिमेंट आया जॉन टिंडल का, जिसे अपन कहते हैं टिंडलाइजेशन, ठीक है, ये दो बार लिखा गया है। इसे अपन क्या कहते हैं, टिंडलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक नई विधि का खोज किया, स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जीवाणु रहित करना किसी भी चीज को। इन्होंने क्या किया, एक फ्लास्क लिया, ठीक है, उस फ्लास्क के अंदर इन्होंने एक चीज रखी जिसको इन्होंने निर्जमित करना था, यानी स्टेराइल करना था। और इन्होंने क्या किया, उस चीज को गर्म किया, ठीक है, एक बार गर्म कर लिया, गर्म करने के बाद उसे फिर ठंडा होने छोड़ दिया, फिर दोबारा उसे गर्म किया अगले दिन, फिर उसे ठंडा किया, फिर गर्म किया, और फिर उसे ठंडा किया, और लास्ट में इन्होंने क्या घोषणा कर दी कि अब ये बिल्कुल जीवाणु इसके अंदर से मर गए हैं, यानी अब ये स्टेराइल फॉर्म में आ चुका है। अब जब लोगों ने देखा कि बार बार गर्म ठंडा हो रहा है, तो उन्होंने पूछा भाई आप करना क्या चाहते हो। तो जॉन टिंडल ने बताया कि देखिए, जब हम किसी चीज को एक बार गर्म कर देते हैं तो वहां से हमने मान के चलिए बैक्टीरिया या कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको हमने खत्म कर दिया, लेकिन जो बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं, ठीक है, जिसे अपन बीजाणु कहते हैं, तो बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर भी सस्टेन कर सकते हैं, यानी जितनी भी टफ कंडीशंस होती हैं उन पर भी वो सस्टेन कर जाते हैं। उस चीज से बचने के लिए बार बार इसे गर्म ठंडा करना पड़ता है, जिससे जो स्पोर्स होते हैं उनको भी हम खत्म कर सकें, और यदि स्पोर्स जिंदा रह गए तो वो वापस से बैक्टीरिया बना लेंगे, और कंप्लीट जो स्टेराइल की फॉर्म है वो नहीं हो पाएगी। इसलिए स्पोर्स को भी नष्ट करना जरूरी होता है। इसलिए उन्होंने बार बार गर्म ठंडे की जो तरीका था वो इन्होंने बताया कि एक बार गर्म करिए फिर ठंडा करिए, फिर गर्म करिए फिर ठंडा करिए। और इन्होंने बताया कि एक बार गर्म करने के बाद दोबारा ठंडा करने में जो टाइम पीरियड होना चाहिए वो 8 आवर्स का होना चाहिए, यानी कि आपने गर्म कर दिया उसके बाद 8 घंटे उसे ठंडा करिए, ठंडा होने के 8 घंटे बाद फिर उसे दोबारा गर्म करिए, ठीक है। तो ये इन्होंने टाइम पीरियड के बारे में बताया। तो स्टेरिलाइजेशन की जो विधि थी, जो सबसे पहले किसने बताई, जॉन टिंडल ने इसके बारे में बताया, जिसे अपन टिंडलाइजेशन के बारे में भी, टिंडलाइजेशन के रूप में भी जानते हैं। इसको नाम दिया इन्होंने इंटरमीडिएट बॉइलिंग या फिर डिसकंटिन्यूअस बॉइलिंग के बारे में बात करा है। स्टेराइल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को या किसी भी उपकरण है, कोई भी हमारे पास चीज है उसको जीवाणु रहित करना या फिर रोगाणु रहित करना क्या कहलाता है, स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। तो ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी के बारे में हमने बात की। आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज देखते हैं, यानी डिजीज के बारे में जर्म थ्योरी दी जो रॉबर्ट कॉच थे उन साइंटिस्ट ने, और कॉच ने अपनी कुछ अवधारणाएं दी जिसे अपन कहते हैं कॉच पोस्टुलेट्स, ठीक है। रॉबर्ट कॉच की हम बात करें तो रॉबर्ट कॉच का नाम भी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अपने आप में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने कुछ अपने पोस्टुलेट्स दिए जिसे अपन कॉच की अवधारणा कहते हैं, और इन्होंने डिजीज के बारे में बात की, ठीक है। और इन्होंने एक थ्योरी दी जिसे अपन कहते हैं थ्योरी ऑफ डिजीज, यानी कि रोगों के बारे में इन्होंने ज्यादातर बात की। और जो कॉलेरा रोग होता है जिसे अपन हैजा रोग कहते हैं, उनके रोगाणु कारक की इन्होंने खोज की, उसके रोगाणु कारक खोज की, और एंथ्रेक्स जीवाणु जो होता है उसकी खोज भी किसने की, रॉबर्ट कॉच ने ही की, ठीक है। तो ये चार इनके पोस्टुलेट्स होते हैं, इनके बारे में हम आगे बात करते हैं। देखिए, पहले हम थोड़ा सा रॉबर्ट कॉच के बारे में जान लेते हैं, रॉबर्ट कॉच क्या थे। तो रॉबर्ट कॉच एक जर्मन साइंटिस्ट थे, ठीक है, और इन्होंने बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक्स के बारे में फॉर्मूले बताए, यानी इन्होंने खोज की बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक्स की। इसके बाद इन्होंने स्टेनिंग मेथड की खोज की, ठीक है। स्टेनिंग मेथड का मतलब होता है रोगाणु यानी जो जीवाणु है उनको स्टेन करके उनके बारे में स्टडी करना, ठीक है। और इन्होंने जो माइक्रोबैक्टीरियम है और विब्रियो कोलेरा है इसकी खोज की, यानी इन जीवाणु की खोज की। माइक्रोबैक्टीरियम किसका रोग है, माइक्रोबैक्टीरियम एंथ्रेक्स का जो रोगाणु कारक है, और विब्रियो कोलेरा कोलेरा रोग का कारक है जिसे अपन हैजा कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम थोड़ा सा माइक्रोब्स और ह्यूमंस का जो रिलेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये आपको यहाँ पर पिरामिड दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस पिरामिड में जो सबसे ऊपर चीज है वो सबसे कम है, ठीक है, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। और जो नीचे है वो थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में है। तो देखिए, सबसे ऊपर जो कम है उसका मतलब क्या है कि वेरी फ्यू माइक्रोब्स आर ऑलवेज पैथोजेनिक्स, यानी कि कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो हमेशा ही पैथोजेनिक होंगे, यानी रोग कारक होंगे।
उसके बाद मैनी माइक्रोब्स आर पोटेंशियली पैथोजेनिक, यानी कि कुछ ही रोगकारक ऐसे होते हैं, सॉरी कुछ ही माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो कभी कभी रोगकारक होते हैं, ठीक है। और मोस्ट माइक्रोब्स आर नेवर पैथोजेनिक, यानी ज्यादातर जितने भी सूक्ष्म जीव हैं वो कभी भी पैथोजेनिक नहीं होते, यानी रोगकारक नहीं होते। यानी कि आप देखिए हमारी जो इंटेस्टाइन होती है इसमें कई प्रकार के जो माइक्रोब्स हैं वो पाए जाते हैं, और वो माइक्रोब्स कैसे होते हैं, हेल्दी माइक्रोब्स होते हैं, उनका हमारी इंटेस्टाइन में होना जरूरी है। यदि वो ना हो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर तो हमारा जो पाचन है, डाइजेशन है, वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। तो ज्यादातर जो माइक्रोब्स होते हैं वो कभी भी पैथोजेनिक नहीं होते, यानी हेल्दी माइक्रोब्स होते हैं। कुछ ही माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हमेशा पैथोजेनिक्स होते हैं, जिसके अंदर आपकी वायरस आता है और माइकोप्लाज्मा आती है, ठीक है। ये कैसे होते हैं, हमेशा ही पैथोजेनिक होते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो कभी कभी पैथोजेनिक होते हैं। तो ये माइक्रोब्स और ह्यूमंस का क्या है, रिलेशन है आपस में। चलिए अब अपन जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज की बात कर लेते हैं। डिजीज की जर्म थ्योरी के बारे में हम बात करते हैं तो 1876 के अंदर रॉबर्ट कॉच ने ये प्रूव कर दिया, बैक्टीरियम जो बैक्टीरियम है वो एंथ्रेक्स को कॉज करता है, ठीक है। एंथ्रेक्स रोग को कॉज करने का कारण कौन है, बैक्टीरियम, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन्होंने इसकी खोज की बैक्टीरियम की, जो कि किसका रोग कारक होता है, एंथ्रेक्स का। और कुछ इन्होंने अवधारणा दी जिसे अपन कॉच पोस्टुलेट्स कहते हैं। और इन्होंने जो अपनी सबसे ज्यादा अवधारणा दी, अवधारणा के बारे में उन्होंने क्या बताया है कि स्पेसिफिक माइक्रोब्स कॉज स्पेसिफिक डिजीज, यानी कि एक जो डिजीज है वो स्पेसिफिक होगी किसके लिए, माइक्रोब्स, यानी कि कोई विशिष्ट जो रोग है वो किसी विशिष्ट रोग कारक से ही होगा। ये इनकी सबसे बड़ी थ्योरी थी जो इन्होंने बताई डिजीज के बारे में जानकर, यानी कि स्पेसिफिक माइक्रोब्स कॉजेज अ स्पेसिफिक डिजीज, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक डिजीज हो रही है उसके पीछे किसका कारण है, स्पेसिफिक माइक्रोब्स ही उसके पीछे होगा, ठीक है। अब हम इनके पोस्टुलेट्स की बात कर लें, यानी इनकी अवधारणाओं की बात कर लें। उससे पहले हम इनका एक बार एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। यदि हमें एक्सपेरिमेंट समझ में आ जाएगा तो हमें सारी अवधारणाएं भी एक ही बार में क्लियर हो जाएंगी। देखिए एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने एक डेड एनिमल लिया, ठीक है। उस डेड एनिमल जो था उसकी डेड डेथ किससे हुई थी, डिजीज से हुई थी। और इन्होंने वहां से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर लिया, ठीक है। उस डेड एनिमल से इन्होंने माइक्रो को आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट करने के बाद उन्होंने उसको प्योर कल्चर के अंदर ग्रो कराया, ठीक है। उसकी कॉलोनी बनाई, यानी कि उसे प्योर कल्चर के अंदर ग्रो कराया। ग्रो कराने के बाद इन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और उसकी आइडेंटिफिकेशन कर लिया, यानी उसकी पहचान कर ली कि ये फला प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब इसके बाद उन्होंने उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिया और एक हेल्दी एनिमल के अंदर उन्होंने उसको इंजेक्ट करा दिया, ठीक है। एक हेल्दी एनिमल के अंदर इंजेक्ट कराया। उसके बाद उस हेल्दी एनिमल की भी क्या हो गई, डेड हो गई, ठीक है। उसके अंदर वो डिजीज कॉज हो गई और उस हेल्दी एनिमल की भी डेड हो गई। अब फिर से इन्होंने उस हेल्दी एनिमल के अंदर से उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग किया, और अलग करने के बाद फिर से उसे प्योर कल्चर में ग्रो कराया और फिर से उसकी पहचान की। तो पहचान की तो ये वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जो कि कहाँ से इन्होंने निकाला था, पहले डेड एनिमल से निकाला था। ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं। एक डेड एनिमल से इन्होंने माइक्रोऑर्गेनिज्म को अलग किया, उसके बाद उसे प्योर कल्चर में ग्रो कराया, उसके बाद उसकी पहचान की, पहचान करने के बाद उसे एक हेल्दी एनिमल के अंदर इंजेक्ट किया। हेल्दी एनिमल की डेड हो गई, फिर से उस हेल्दी एनिमल से उस माइक्रोऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के बाद उसे प्योर कल्चर में ग्रो कराया। प्योर कल्चर में ग्रो कराने के बाद फिर से इसकी पहचान कर, पहचान करने के बाद ये पाया कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म लास्ट वाले एनिमल हेल्दी एनिमल से निकला था वो किसके अंदर था, डेड एनिमल के अंदर वो सेम था। इसके आधार पर इन्होंने चार अवधारणाएं दी, चार पोस्टुलेट्स दिए। कौन कौन से, सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है इनका, द सस्पेक्टेड पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म शुड बी प्रेजेंट इन ऑल केसेस ऑफ डिजीज एंड एब्सेंट फ्रॉम हेल्दी एनिमल, यानी कि कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है वो उस रोग कारक के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन एक हेल्दी एनिमल के अंदर वो एब्सेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर से सुनिए, कोई भी जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है वो उस ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो डिजीज कॉज कर रहा है उसके अंदर तो वो प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन हेल्दी एनिमल के अंदर वो एब्सेंट होना चाहिए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में भी कुछ ऐसा ही था, जो डेड एनिमल था उसके अंदर वो प्रेजेंट था लेकिन हेल्दी एनिमल के अंदर वो एब्सेंट था। पहला पॉस्टुलेट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा पॉस्टुलेट देखिए, द सस्पेक्टेड ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड एंड ग्रोन इन अ प्योर कल्चर, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सस्पेक्टेड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे आइसोलेट किया जा सके और उसे प्योर कल्चर में ग्रो किया जा सके। ये उसकी दूसरी शर्त होनी चाहिए, ठीक है। ये इन दोनों दूसरी अवधारणा थी। एक चीज और मैं बताऊं, इन अवधारणाओं के द्वारा इन्होंने ये बताया कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पैथोजेनिक कब होगा, जब इन चार पोस्टुलेट यानी चार अवधारणाओं को यदि वो फॉलो करेगा तो वो किसी भी चीज का रोग कारक हो सकता है, अन्यथा वो रोग कारक नहीं होगा, यानी कि वो कोई भी, यानी वो ऑर्गेनिज्म पैथोजेनिक नहीं होगा। तो दूसरे पोस्टुलेट में उन्होंने क्या बताया कि जो सस्पेक्टेड ऑर्गेनिज्म है उसे आइसोलेट किया जा सके और उसे प्योर कल्चर में ग्रो किया जा सके, जो कि इन्होंने करके दिखा दिया। जो डेड एनिमल था उसके अंदर से इन्होंने आइसोलेट कर लिया और आइसोलेट करने के बाद से इन्होंने प्योर कल्चर में ग्लो कर लिया। अब तीसरा पोस्टुलेट उन्होंने क्या बताया, सेल्स फ्रॉम अ प्योर कल्चर ऑफ सस्पेक्टेड ऑर्गेनिज्म शुड कॉज डिजीज इन हेल्दी एनिमल,
यानी कि जिस सेल को प्योर कल्चर में ग्रो कराया गया है, जिस ऑर्गेनिज्म को प्योर कल्चर में ग्रो कराया गया है, वो हेल्दी एनिमल के अंदर डिजीज कॉज करना चाहिए। ठीक है, ये तीसरी शर्त थी जिसको कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है वो फॉलो करना चाहिए, जो कि इन्होंने फॉलो की। जब इन्होंने एक हेल्दी माउस के अंदर, रेट के अंदर उन्होंने इसे इंजेक्ट कराया तो उसके अंदर वो डिजीज कॉज हुई और उसके बाद वो एनिमल भी क्या हो गया, डेड हो गया। ठीक है, तो तीसरी शर्त भी इन्होंने फॉलो करके बतवा दी। चौथी जो शर्त थी यानी चौथी अवधारणा उन्होंने क्या बताई, द ऑर्गेनिज्म मस्ट बी री आइसोलेटेड एंड शोन टू बी द सेम एज ऑरिजिनल। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म हमने हेल्दी एनिमल के अंदर इंजेक्ट कराया है वो उसको फिर से री आइसोलेट किया जा सके, फिर से उसको ग्रो किया जा सके, और उसकी पहचान यदि हम करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यदि हम आइडेंटिफाई करें तो वो सेम होना चाहिए जो सबसे पहले हमने जिस एनिमल के अंदर से उसे निकाला था वो सेम होना चाहिए लास्ट वाले एनिमल से। ठीक है, ये चार अवधारणा इन्होंने दी और इसके आधार पर इन्होंने अपनी जर्म थ्योरी को बताया। फिर से देखिए, द सस्पेक्टेड पैथोजन ऑर्गेनिज्म शुड बी प्रेजेंट, यानी कि किसी भी एनिमल के अंदर कोई पैथोजेनिक प्रेजेंट है तो वो उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन हेल्दी एनिमल के अंदर वो एब्सेंट होना चाहिए। उस एनिमल से उसको आइसोलेट किया जा सके, प्योर कल्चर में उसे ग्रो किया जा सके, उसकी पहचान की जा सके। तीसरा, उसे हेल्दी एनिमल के अंदर यदि हम इंजेक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर भी वो वही डिजीज कॉज करना चाहिए। और हेल्दी एनिमल से यदि हम उसे आइसोलेट करें और उसे प्योर कल्चर में ग्रो किया जा सके और जब उसकी पहचान की जाए तो वो सेम होना चाहिए जो किसके अंदर था, जो डेड एनिमल के अंदर था। ठीक है, ये कॉज पोस्टुलेट के बारे में मैंने आपको बताया। तो आज के लेक्चर में हमने कॉज पोस्टुलेट के बारे में पढ़ा, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के बारे में पढ़ा। ठीक है, और इससे पहले हमने स्पॉन्टेनियस जनरेशन के कुछ एक्सपेरिमेंट देखे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।